Okay, dear students, so today we are going to start the revision of the auditing short notes type questions. Short notes type में हमें क्या क्या मेनली, ऐसे शॉर्ट नोट्स में तो बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा जाता है, लेकिन ये सारे जो टॉपिक मैं आपको करा रहा हूं इसमें से एक या दो टॉपिक आपको एग्जाम्स में जरूर से कॉमन मिलेंगे, जितना आज के सेशन में मैंने सिर्फ आपके लिए लिया है। ठीक है, आज के सेशन में जितना मैंने टॉपिक यहां पे लिया है इसमें से आपके एग्जाम्स में एटलीस्ट एक तो आएगा ही आएगा, इतना आप श्योर लेके चलो, एक आएगा ही आएगा। क्या टॉपिक है सर आज का क्लास का? ऑडिट इंगेजमेंट, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट वर्किंग पेपर्स, ऑडिट नोटबुक, ऑडिट रिस्क, सरप्राइज चेक्स, ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिट रिपोर्ट। इतने सारे टॉपिक को आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आई होप सभी लोगों को वॉइस पूरी क्लियर होगी, सभी लोगों को वॉइस क्लियर होगी। चलिए अभी इस सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये सारे टॉपिक को एक एक करके, ये ऑब्वियसली नोट्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा, आप इससे भी पढ़ सकते हो, ये शॉर्ट नोट्स के हिसाब से ही पूरा इसको बनाया गया है। ऑल द फर्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ऑडिट इंगेजमेंट टॉपिक से बिगिन करेंगे। ये ऑडिट इंगेजमेंट लेटर जो है ना, ये कौन किसको देता है? ऐसे तो क्लासेस में सारा डिस्कशन ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है। ऑडिट इंगेजमेंट लेटर जो है ना, ये दिस लेटर इज गिवन बाय द ऑडिटर टू द कंपनी। ये लेटर कौन किसको प्रोवाइड करता है? ऑडिटर कंपनी को देता है। ऑडिट इंगेजमेंट लेटर कौन किसको देता है? ऑडिट इंगेजमेंट लेटर जो है ये ऑडिटर्स कंपनी को देता है। इसमें क्या क्या लिखा होता है ये भी हम लोग देखेंगे। एक्सप्लेनिंग स्कोप ऑफ वर्क ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर दैट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। क्या क्या एक्सप्लेन किया रहता है? एक्सप्लेनिंग द स्कोप ऑफ वर्क ड्यूटीज, उसके वर्क ड्यूटीज के स्कोप होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर एंड दैट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी व्हाइल द ऑडिट वर्क। जब ऑडिटर अपने ऑडिट वर्क पे जाएगा तो ऑडिटर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके वर्क ड्यूटीज के क्या स्कोप है, और एज वेल एज ऑडिटर्स के टुवर्ड्स कंपनी के मैनेजमेंट के क्या यहाँ पर ड्यूटीज होंगे, ये सभी कुछ ऑडिट इंगेजमेंट लेटर में लिखा हुआ रहता है। एज वेल एज इट स्पेसिफाई द लिमिट ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर्स कितना लिमिट तक लायबल होगा? व्हाट आर द लाइबिलिटी ऑफ द ऑडिटर्स, व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ द ऑडिटर्स, इस ऑडिट इंगेजमेंट लेटर में लिखा हुआ रहता है। इट अवॉइड्स द, इससे बेनिफिट्स क्या क्या है? ऑडिट इंगेजमेंट लेटर कौन किसको देता है भाई? ऑडिटर्स कंपनी को देता है। और इसमें उसका वर्क ड्यूटीज, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, लिमिट ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ द ऑडिटर्स एक्सप्लेन होता है, और एज वेल एज द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इन विच ही इज गोइंग टू डू द ऑडिट वर्क, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। दिस ऑल्सो आर एक्सप्लेन क्लियरली इन द ऑडिट इंगेजमेंट लेटर्स। एज वेल एज इट, ये क्या क्या हमें बेनिफिट्स है, फायदे क्या है? इट अवॉइड्स द मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन, डिस्प्यूट बिटवीन द क्लाइंट एंड ऑडिटर एट द लेटर स्टेज। जैसे क्लाइंट मतलब क्लाइंट कंपनी और ऑडिटर्स के बीच किसी भी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन, डिस्प्यूट क्रिएट ना हो, इससे फायदा होता है ऑडिट इंगेजमेंट लेटर अगर पहले से ही ऑडिटर ने कंपनी को दे रखा है तो। एंड ऑडिट इंगेजमेंट लेटर कंफर्म्स द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट बाय द ऑडिटर्स। इसमें यह भी लिखा रहता है कि ऑडिटर्स जो ऑडिट करने के लिए आया है, ऐसा नहीं कि इसको फोर्सफुली पकड़ के लेकर आया गया, चलो ऑडिट करो। ये भाई ऑडिट इंगेजमेंट लेटर कंपनी को ऑलरेडी दे करके ऑडिट करने के लिए आया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले से ही एग्रीड है कि भाई वो अपने इच्छा से ऑडिट के वर्क में आया है, वह एग्रीड है ऑडिट वर्क करने के लिए। जिस पार्टिकुलर कंपनी का वो ऑडिट कर रहा है या करने वाला है, उसमें एग्रीड होकर के वो ऑडिट करने के लिए आया है, इसमें इस बात से डिसाइडेड हो जाता है। ऑडिट इंगेजमेंट लेटर कंफर्म्स द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट बाय द ऑडिटर, डॉक्यूमेंटेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट, other work and extent of his responsibility to the clients, the form of report to be given by him। क्या किस टाइप का वह रिपोर्ट तैयार करेगा, किस कैसे फॉर्मेट का रिपोर्ट तैयार करेगा, स्कोप ऑफ द ऑडिट वर्क उसके क्या क्या होंगे, अदर डॉक्यूमेंट्स के टुवर्ड्स डॉक्यूमेंटेशन ऑब्जेक्टिव्स उसको क्या क्या होंगे, ये सभी कुछ मतलब जैसे ऑडिट वर्क करने के लिए ऑडिटर जाएगा तो उसको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी, ना कि ऐसे बोल देगा कि सब कुछ ठीक है। ऑडिटर्स को बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट्स होगी, तो ये सभी कुछ पहले से ही ऑडिट इंगेजमेंट लेटर में वो लिख के देता है कि भाई हमने तो ऑडिट इंगेजमेंट लेटर में वो लिख करके देता है कि भाई हमें तो ये सारा ऑडिटिंग के लिए ये सारे डॉक्यूमेंटेशन ऑब्जेक्टिव्स हमारे इसमें दिए हुए थे, हमने ऑडिट वर्क एक्सेप्ट किया है, हमारे ऑडिट का क्या स्कोप है, किस टाइप का हम रिपोर्ट बना सकते हैं इस कंपनी का, मतलब फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स क्या क्या हो सकता है, ये सभी कुछ मेंशन रहता है ऑडिट इंगेजमेंट लेटर में। क्लियर है मेरे बच्चों? यहां तक किसी बच्चे को डाउट है क्या?
कोई भी डाउट हो तो भाई आप पहले पूछे, एकदम फटाफट पूछने के लिए आपके पास पूरा एकदम ताकत है, पूछ सकते हो। ठीक है भाई। एवरी एंगेजमेंट लेटर एज पर आईसीएआई शुड कवर द फॉलोइंग पॉइंट्स। आईसीएआई मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। एवरी एंगेजमेंट लेटर एज पर आईसीएआई शुड कवर द फॉलोइंग पॉइंट्स। इसमें एंगेजमेंट लेटर में ये सारे पॉइंट्स एकदम कवर होने चाहिए, एकदम कवर होने, सारे पॉइंट्स उसमें मेंशन होने चाहिए। देखिए भाई, ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ द एंगेजमेंट ऑफ द ऑडिटर्स, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द ऑडिटर्स, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस, कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है तो उसका भी पहले से एग्जिस्टेंस उसमें मेंशन रहता है। नीड ऑफ द यूज ऑफ द इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर का ऑब्वियसली इंटरनल ऑडिटर उस कंपनी में है तो उससे डॉक्यूमेंटेशन नीड वगैरह मेन ऑडिटर को, कंपनी ऑडिटर को आ सकता है। तो मैनेजमेंट कंफर्मेशन लेटर भी उसमें है। ये सारा चीज मेंशन होता है। बेसिस ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ ऑडिट फी, किस बेसिस पे कंप्यूट किया जाएगा, ऑडिटर्स का ऑडिट फी कौन सा बेस पे कंप्यूट किया जाएगा। बिलिंग अरेंजमेंट क्या होगा, मतलब बिलिंग कैसे होगा, कंपनी जो क्लाइंट कंपनी है वो ऑडिटर का पेमेंट का बिलिंग सिस्टम कैसे रखेगा। जैसे आप लोग हमारे पास कोर्सेज करने आते हो ना, तो हमारा सिस्टम क्या है भाई, एक बार में पूरा पैसा दो, पहले ही जब आप आते हो तो एडमिशन के टाइम पे आपको पूरा पेमेंट करना होता है। कुछ लोग तो डरते भी है कि क्या पता पैसा दे दिया अच्छा से नहीं पढ़ाई होगा, लेकिन जी जान लगा के पढ़ाई होता है। तो ये बिलिंग अरेंजमेंट है। और रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस ऑफ द ऑडिटर्स लायबिलिटी, ऑडिटर्स के लायबिलिटीज के लिमिटेशंस क्या है, मतलब कितना लिमिट्स उसके डिसाइडेड किए गए, रिस्ट्रिक्शंस क्या है, ये सभी कुछ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में पहले से प्रोवाइडेड होता है। तो मेरे बच्चों, अगर आपके एग्जाम्स में शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है और आप ये तो पॉइंट्स है, ये तो आप इजिली याद रख सकते हो, मेमोराइज रख सकते हो इसको बहुत अच्छे से। लेकिन इसके अलावा मैंने ऊपर में भी जो पॉइंट्स दिए गए, अगर इतना आपने लिख दिया और ये 5 मार्क्स में आपको शॉर्ट नोट्स में आते हैं ना, तो आपका एक नंबर भी, एक डॉट भी नहीं कटने वाला है, पूरा का पूरा फुल मार्क्स आपके एग्जाम्स में इससे मिलेगा आपको। ठीक है भाई, अब देख लो आपको कैसे करना है एकदम, बट आपको लिख करके प्रैक्टिस करने होंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये भी उसमें है आपका फॉर्म ऑफ रिपोर्ट और अदर कम्युनिकेशन ऑफ एंगेजमेंट। फॉर्म ऑफ रिपोर्ट कैसा तैयार करेगा, वैलिडिटी ऑफ रिपोर्ट, लिमिटेशन लिमिट्स ऑन सबमिशन ऑफ रिपोर्ट टू अदर ऑथोरिटीज, अदर ऑथोरिटीज को रिपोर्ट सबमिट करेगा, उसकी लिमिट क्या है। मतलब ऐसा नहीं कि ऑडिटर कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट बना तो सबको देते फिरेगा रिपोर्ट लेकर के, ये लो कंपनी का रिपोर्ट खराब हो गया, ऐसे सबको देते फिरेगा। उसका भी एक लिमिट होगा, लिमिट की किसको वह अपने कौन कौन से ऑथोरिटीज को वह रिपोर्ट को सबमिट कर सकता है। दिस ऑल थिंग्स आर मेंशन्ड ऑलरेडी इन द, पहले से ही ये मेंशन रहता है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में। क्लियर है यहाँ तक मेरे बच्चों? यहाँ तक किसी बच्चों को डाउट है क्या? नहीं भाई, यहाँ तक डाउट आई थिंक कि नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑडिट प्रोग्राम्स। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑडिट प्रोग्राम्स। आइए ऑडिट प्रोग्राम्स पे आते हैं। डिटेल्ड प्लान ऑफ ऑडिट वर्क कंटेनिंग, डिटेल्ड प्लान ऑफ ऑडिट वर्क। ऑडिट प्रोग्राम में क्या होता है, ऑडिट के डिटेल्ड प्लान इसमें लिखे हुए रहते हैं, जैसे कि वेरिफिकेशन के कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे। डिटेल्ड प्लान ऑफ ऑडिटिंग वर्क कंटेनिंग, क्या क्या ऑडिटिंग वर्क का डिटेल प्लान इसमें लिखा हुआ रहता है। इसको आप एग्जाम्स में, जैसे यहाँ फ्लावर बना हुआ है, आप 1 2 3 4 करके लिख सकते हो एग्जाम्स में भाई, ठीक है ना। प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन द वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन, ये सब कुछ ऑडिट प्रोग्राम्स में मेंशन रहते हैं। दिस इज द डिटेल्ड प्लान ऑफ द ऑडिटिंग वर्क, दिस इज द डिटेल्ड प्लान ऑफ द ऑडिटिंग वर्क containing the procedure to be followed in the verification, time required या estimated time required for the verification process, description of the work to be done during an audit, description of the work। जैसे भाई आप हमारे क्लासेस, अगर मान लो हमारे क्लासेस को कोई बच्चा जाकर के अगर हमारे स्टोर से परचेज करता है, तो उसमें पूरा क्लास का ना A to Z डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ रहता है कि क्लासेस में कितने व्यूज मिलते हैं, क्या क्या चीजों से स्टडीज को कवर किया जाएगा, A to Z। तो पूरा डिस्क्रिप्शन तो आप लोगों को पता ही है, ऑनलाइन शॉपिंग करते नहीं हो, तो वैसे ही भाई वैसे डिस्क्रिप्शन वर्क का, यहाँ पे ऑडिट वर्क का डिस्क्रिप्शन है, शॉपिंग का नहीं है। वर्क टू बी डन, कौन कौन से वर्क परफॉर्म किए जाएंगे, इसके पूरे डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क टू बी डन ड्यूरिंग द ऑडिट। और असाइनमेंट, असाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ईच ऑडिट असिस्टेंट, ऑडिट असिस्टेंट को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन किया जाएगा, क्या क्या वर्क परफॉर्म किया जाएगा। वेरिफिकेशन का प्रोसीजर लिखा हुआ रहता है इसमें ऑडिट, आपका ऑडिट प्रोग्राम्स में। ये ऑडिट प्रोग्राम्स कौन प्रिपेयर करता है, ये सब मैं बताने वाला हूं, रुक जाओ।
एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर्ड फॉर द वेरिफिकेशन क्या होगा, वर्क के डिस्क्रिप्शंस लिखे हुए रहते हैं। और जो ऑडिट असिस्टेंट होते हैं आर्टिकल लोग, तो आर्टिकल लोगों को क्या क्या इन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन किया जाएगा, ये भी ऑडिट प्रोग्राम्स में लिखा हुआ रहता है। एंड अरेंजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द ऑडिट वर्क एज वेल एज चेकिंग अगेंस्ट द पॉसिबिलिटीज ऑफ द ओमिशन मतलब जो छूट जाता है उसके अगेंस्ट, ओमिशन पता है आपको। अरेंजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑडिट वर्क का अरेंजमेंट करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑडिट वर्क अमंग द different audit assistant or the different partners, as well as the checking against the possibilities of the omissions कि क्या क्या omission की possibilities हो सकती है। इसके क्या एडवांटेजेस है, ऑडिट प्रोग्राम्स पहले से डिसाइड करने के क्या क्या एडवांटेजेस है। ऑडिट प्रोसीजर जो परफॉर्म किया जाएगा, इट सर्व्स एज अ रेडी चेक लिस्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड। ऑडिट प्रोसीजर जो परफॉर्म किया जाएगा इसके लिए वह रेडीमेड चेक लिस्ट प्रोवाइड करता है। क्या करता है प्रोवाइड हमें, एडवांटेज क्या है ऑडिट प्रोग्राम्स का, ऑडिट प्रोग्राम्स जैसे भाई आप अपने पूरे प्रोग्राम्स बना के रखे हो, मेरे को 30 डेज में कितना स्टडी करना है, सेम चीज। इट सर्व्स एज अ रेडी चेक लिस्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड। द ऑडिट वर्क कैन बी प्रॉपरली एलोकेटेड टू द ऑडिट असिस्टेंट्स और द आर्टिकल क्लर्क। जो ऑडिट असिस्टेंट्स है और आर्टिकल क्लर्क, एक ही बात होता है, दोनों का मतलब एक ही बात है, आर्टिकल क्लर्क, इनको प्रॉपरली कौन से ऑडिट वर्क दिए जाएंगे, प्रॉपरली एलोकेट किया जाता है। ऑडिट प्रोग्राम्स हमारे पहले से डिसाइडेड है कौन सा वर्क कौन सा आर्टिकल को दिया जाएगा, कितने टाइम उसको अलाउ किया जाएगा उसको परफॉर्म करने में, ये सभी कुछ आपका ऑडिट प्रोग्राम्स में डिसाइडेड होता है। द ऑडिटर में इजिली नो द एक्सटेंट ऑफ वर्क डन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ऑडिटर ये खुद प्रिपेयर करता है ऑडिट प्रोग्राम्स, जिसके थ्रू ये कभी भी पता कर सकता है ना कि भाई जिस ऑडिट एरिया पहले से दिया हुआ है, वर्क एरिया सबको डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये इजिली पता कर सकता है कि कौन सा वर्क में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, कौन सा वर्क फिनिश हो चुका है, कौन से वर्क को, ऑडिटिंग वर्क को कौन से पीपल्स को हैंड ओवर किया गया, ये सारा रिकॉर्ड मेन ऑडिटर के पास होता है, मेन ऑडिटर के पास अवेलेबल होता है। A uniformity of the work can be attained as the same program would be followed from time to time। और वर्क में यूनिफॉर्मिटी रहता है, यूनिफॉर्मिटी कैन बी मेंटेन इन द प्रोग्राम्स बिकॉज सेम टाइप ऑफ द वर्क कैन बी परफॉर्म फ्रॉम टाइम टू टाइम। भाई हमारा अगर हमें पता है ना कि इतने इस ये पर्टिकुलर मंथ में सीएमए या सीए इंस्टीट्यूट अपने एग्जाम्स होल्ड कराते हैं, ठीक है ना, तो एग्जाम्स जब होने वाला है तभी हमें पता है कि इतने टाइम के पहले हमें सिलेबस बच्चों का कंप्लीट करना है, इस टाइम पे जाके हमें उन्हें रिवीजन कराना है और ऐसे तरीके से जाके वो लोग एग्जाम्स देंगे। तो सेम टाइप ऑफ द वर्क अगर फॉलो होगा रेगुलर बेसिस पे तो इसमें यूनिफॉर्मिटी ऑटोमेटिक आ जाएगा सेम टाइम पे। डिसएडवांटेजेस भी इसके कुछ, सेम ऑडिट प्रोग्राम कैन बी यूज्ड फ्रॉम ऑल द एंटिटीज। सेम ऑडिट प्रोग्राम सभी एंटिटीज एक जैसा ही ऑडिट प्रोग्राम यूज करते हैं। एज वेल एज अननेसेसरी ऑफ द स्मॉलर कंसर्न्स है। ऑडिटर्स टास्क बिकम मैकेनिकल, ऑडिटर्स टास्क मैकेनिकल हो जाता है, तो ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑडिट वर्किंग पेपर। अभी आप जितने पॉइंट्स कर रहे हैं सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। ऑडिट वर्किंग पेपर क्या होता है, आर द रिकॉर्ड ऑफ द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट एंगेजमेंट के प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के रिकॉर्ड्स को हम लोग ऑडिट वर्किंग पेपर बोलते हैं। ऑडिट एंगेजमेंट होने वाला है, उसके लिए वो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन के जो रिकॉर्ड है उसको ऑडिट वर्किंग पेपर बोलते हैं। ऑडिट वर्किंग पेपर आर द रिकॉर्ड ऑफ द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिटर रिटेन अ सेट ऑफ वर्किंग पेपर फॉर ईच ऑडिट एंगेजमेंट फॉर ईच ईयर। ध्यान से सुनिएगा क्या बात बोल रहे हैं। ऑडिटर्स रिटेन मतलब रखना, रिटेन अ सेट ऑफ वर्किंग पेपर फॉर ईच ऑडिट एंगेजमेंट फॉर ईच ईयर। एवरी ईयर के लिए, ईच ईयर के लिए, सभी ऑडिट एंगेजमेंट के लिए डिफरेंट ऑडिट वर्किंग पेपर्स ऑडिटर रखता है। द ऑडिट वर्किंग पेपर फॉर द करंट ईयर आर रेफर्ड एज द करंट वर्किंग पेपर। मतलब ईयर बाय ईयर ऑडिट वर्किंग पेपर वेरी करेगा क्या सर? बिल्कुल वेरी करेगा। एक ऑडिटर्स बहुत सारे क्लाइंट का ऑडिटिंग करता है, तो सभी क्लाइंट के लिए, इसीलिए बोला है ना ईच ऑडिट एंगेजमेंट। भाई हर कंपनी में अलग अलग डिफरेंट कंपनी में जाएगा तो सभी का ऑडिट एंगेजमेंट लेटर तो अलग अलग होगा ना,
तो ऑडिट सभी ऑडिट एंगेजमेंट के लिए और एवरी ईयर के लिए वर्किंग पेपर ऑडिटर्स को रखना होता है। द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द वर्किंग पेपर वेरी फ्रॉम ऑडिट्स टू ऑडिट्स बट दे अफेक्ट द फॉलोइंग मैटर्स। क्या बोला है? फॉर्म एंड कंटेंट वर्किंग पेपर का ऑडिट टू ऑडिट दैट मींस क्लाइंट टू क्लाइंट ये वेरी करता है, बट इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे कुछ फैक्टर्स है जो कि इसमें अफेक्टेड है, कॉमन है। नेचर ऑफ एंगेजमेंट क्या है, फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस, मतलब क्लाइंट जिस क्लाइंट का ऑडिटिंग हो रहा है उसका बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस में कॉम्प्लेक्सिटीज कैसा है, नेचर एंड कंडीशन ऑफ द क्लाइंट का रिकॉर्ड्स कैसा है, डिग्री ऑफ द रिलायंस ऑफ इनहेरेंट कंट्रोल और सुपरविजन ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय द असिस्टेंट। सुपरविजन ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय द असिस्टेंट। तो ये सभी कुछ वर्क जो असिस्टेंट करेंगे, असिस्टेंट मतलब ऑडिट क्लर्क जो वर्क परफॉर्म करते हैं उनका सुपरविजन भी किया जा सकता है इसके थ्रू। ऑडिट नोटबुक क्या है? ऑडिट नोटबुक, माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम्स है? इस पॉइंट तक आपको कोई प्रॉब्लम है? बोलिए बच्चों, इस पॉइंट तक कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को? नो प्रॉब्लम, ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए तब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ऑडिट नोटबुक। ऑडिट नोटबुक, ऑडिट नोटबुक, अ बाउंड बुक containing matter observed during the course of audit। ऑडिटर्स ऑडिट नोटबुक मेंटेन करता है। भाई आप लोग जब क्लास में आते हो, लेक्चर सुनते हो, लेक्चर के समय ऐसा आपको कहीं पे भी लगता है ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, इससे हमें ना अपने सेल्फ नोट के तौर पे इसे लिख के रखना चाहिए, हमें बेनिफिट मिलेगा हमें इसका, तो आप लिखते हो उसको एज अ रनिंग नोट। सिमिलरली ऑडिटर्स भी अपने ऑडिट प्रोग्राम्स में जो कुछ भी ऑडिटिंग के दौरान उसको अगर लगता है कि ये मैटर ऑब्जर्व किया है ऑडिटर्स ने, वह अपने उस बाउंड बुक में, नोटबुक में रिकॉर्ड करके रखता है। ऑडिट नोटबुक इज अ बाउंड बुक containing the matter observed by the auditor while doing the audit work। separate notebook for each audit year। obvious सी बात है, 21-22 के लिए डिफरेंट ऑडिट नोटबुक होगा, 22-23 ईयर के लिए डिफरेंट ऑडिट नोटबुक होगा। फॉर्म पार्ट ऑफ द ऑडिट वर्किंग पेपर एंड रिकॉर्ड्स। फॉर्म पार्ट ऑफ द ऑडिट वर्किंग पेपर्स एंड रिकॉर्ड्स, ये ऑडिट वर्किंग पेपर एंड ऑडिट रिकॉर्ड्स के ये पार्ट होते हैं। सर्व्स एज द एविडेंस ऑफ वर्क डन, जो वर्क उसने परफॉर्म किया, जैसे ऑडिट नोटबुक में वह कहां तक अपना वर्क परफॉर्म कर चुका है उसे भी रिकॉर्ड करता है। कौन कौन से वर्क अभी लेटर परफॉर्म किए जाएंगे बाय द ऑडिटर्स, जिसको उसने होल्ड करके रखा है, ये सब उसमें लिखे हुए रहते हैं। तो ये एक एविडेंस के तौर पे भी होता है ऑडिट नोटबुक, जो ऑडिटर्स कंपनी के बोर्ड मीटिंग में जाकर के भी दिखा सकते हैं, देखो हमारे पास ऑडिट नोटबुक है, हमने सब कुछ ऑब्जर्व करके रखा है और उसे हमने रिकॉर्ड करके रखा है ऑडिट नोटबुक में। तो ये दिस वर्क्स एज अ एविडेंस ऑफ द वर्क डन बाय द ऑडिटर्स, should be mentioned clearly, completely and systematically। अब ऐसे नहीं, ऐसा लिख दिया आपने अपने रनिंग नोट्स में जो आपको खुद ही समझ नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा रहेगा? दिस शुड बी मेंशन्ड क्लियरली, कंप्लीटली एंड सिस्टमैटिकली, एकदम इस तरीके से इसको मेंशन किया जाएगा पूरा। एंड कंटेन्स इंफॉर्मेशन लाइक which type of the information contained in the audit notebook, name of organization in which the auditing is continued by the auditors, organization structure कैसा है, important clauses of the memorandum of association and article of association of the client company, error and fraud detected। भाई जब ये पहला पॉइंट में ही मैंने आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों कि ऑडिट में वह अपने ऑडिट वर्क के दौरान जो थिंग्स को ऑब्जर्व करता है ऑडिटर, उसे वह क्या करता है ऑडिट नोटबुक में लिखता है। तो कुछ एरर फ्रॉड अगर उसको ऑब्जर्वेशन में आएगा तो क्या उसे वो रिकॉर्ड नहीं करेगा? बिल्कुल रिकॉर्ड करेगा। एंड एरर्स एंड फ्रॉड डिटेक्टेड, वर्क कंप्लीटेड एंड पेंडिंग्स, बोल चुका हूं मैं ऊपर में भी कि वर्क जो कंप्लीट कर लेगा उसे भी रिकॉर्ड करेगा, जो वर्क पेंडिंग है फ्यूचर में ऑडिटर परफॉर्म करेगा उसको भी वो रिकॉर्ड करके रखता है। दोनों ही चीजों को वो रिकॉर्ड करके ऑडिटर्स अपने पास रखेगा। क्लियर है?
नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का ऑडिट रिस्क। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑडिट रिस्क। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑडिट रिस्क बच्चों, ऑडिट रिस्क। देखिए इसमें क्या क्या रिस्क है ऑडिटर्स, ऑडिट रिस्क में। रिस्क दैट द ऑडिटर गिव्स एन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। क्या चीज का रिस्क होता है ऑडिटर को? ऑडिटर को रिस्क क्या, आप एग्जाम्स दे रहे हो, आपका रिस्क क्या है? फेल होने से ज्यादा कुछ रिस्क है क्या? पास होना दो ही ऑप्शन है, या तो पास या तो फेल। फेल होने के लिए बहुत ऑप्शंस है, नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, पढ़ के गए हो अच्छे से एग्जाम्स में नहीं लिखोगे तो फेल हो जाओगे। फेल होने के लिए बहुत ऑप्शन है। पास होने के लिए बस एक ही ऑप्शन है आपके पास, हार्डवर्क करना। और हार्डवर्क भी वो भी स्मार्ट तरीके से करना है, ऐसा नहीं कि बस एकदम करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं, स्मार्ट तरीके से आपको हार्डवर्क करना है ताकि आप एग्जाम्स क्लियर कर सके। बात समझ में आ रही है ना? तो रिस्क ऑडिटर की क्या हो सकती है भाई? रिस्क ऑडिटर की क्या हो सकती है, आइए देखते हैं। ऑडिट रिस्क क्या है? रिस्क दैट द ऑडिटर गिव्स एन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन देना ही ऑडिटर्स की रिस्क है। इट इज अ फैक्टर ऑफ इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क, ऑडिटर्स अपने जो ऑडिट वर्क के ऊपर ओपिनियन देगा, उसके ऊपर इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन देना इज द रिस्क ऑफ द ऑडिटर। एंड दिस रिस्क में भी इनहेरेंट रिस्क भी हो सकता है, कंट्रोल रिस्क भी हो सकता है, एज वेल एज डिटेक्शन रिस्क भी हो सकता है, एज वेल एज दिस मे बी डिटेक्शन रिस्क ऑल्सो। इनहेरेंट रिस्क क्या है मेरे बच्चों? इनहेरेंट रिस्क इज द रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट। इनहेरेंट रिस्क क्या है? रिस्क ऑफ मिस, मैं एक एक करके तीनों बताने जा रहा हूं। इनहेरेंट रिस्क मैं यहां पर पहले आपको बता रहा हूं, फिर कंट्रोल रिस्क मैं आपको बताने जा रहा हूं, और एज वेल एज थर्ड लाइन में मैं आपको डिटेक्शन रिस्क बताऊंगा। ध्यान लगा दो, एकदम ध्यान लगा दो। इनहेरेंट रिस्क यही अच्छा मैं क्या ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं ये कहां से मैं लेकर आया हूं? मैंने खुद लिखा किताब क्या? बिल्कुल नहीं भाई, आपके इंस्टीट्यूट के बुक से ही, सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट से ही निकाला गया है इसको। बस वहां पे जैसे सजा के लिखा गया है, हमने अपने तरीके से सजा के लिखा, जो कि पढ़ के जल्दी मेमोराइज करने में आपको ज्यादा हेल्प करने वाला चीज है ये। ठीक है? इनहेरेंट रिस्क क्या है? रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट owing to the inherent nature of the account balance. Example, complex calculation estimates involves judgment and hence are likely to be misstated. Complex calculation ये इनहेरेंट रिस्क हो सकता है बिजनेस के लिए। कंट्रोल रिस्क क्या है? कंट्रोल रिस्क इज द रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट नॉट बीइंग डिटेक्टेड ओइंग टू द वीक इंटरनल कंट्रोल। कंट्रोल रिस्क जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, दिस इज कंट्रोल रिस्क। एक ऐसा मिस स्टेटमेंट जो डिटेक्ट ही नहीं हो पाया। बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो डिटेक्शन में नहीं आता है, पकड़ में नहीं आती है, और डिटेक्टेड ओइंग टू वीक इन इंटरनल कंट्रोल। और ये तब आता है भाई, गलती कब कंपनी की खुद को समझ नहीं आएगी, जब कंपनी का इंटरनल कंट्रोल वीक होगा। सो कंट्रोल रिस्क इज द रिस्क ऑफ द मिस स्टेटमेंट नॉट बीइंग डिटेक्टेड owing to the weak internal control. Detection risk is the risk of the misstatement owing to one audit procedure being employed by the auditor. One audit procedure being, detection risk is the risk of the misstatement. Detection ही नहीं कर पाया, मतलब एकदम खराब वाला ऑडिटर ने अपना ऑडिटिंग प्रोसीजर को अप्लाई किया, डिटेक्शन रिस्क है, मिस स्टेटमेंट हो रखा है, तो यहां पर ऑडिटर के लिए रिस्क हो सकता है। ये सभी ऑडिट के रिस्क हैं, इसको आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका सरप्राइज चेक। ये ऑथर नहीं होगा भाई, ऑडिटर होगा, ऑडिटर।
auditor and his staff have to visit the client place for carrying out the audit. Normally he visit in सरप्राइज चेक क्या है, नॉर्मली वह कब विजिट करता है, ऑडिटर भी क्या कर सकता है, अपने क्लाइंट के ऑफिस को विजिट कर सकता है, और ऑडिटर का कोई भी आर्टिकल असिस्टेंट भी क्लाइंट ऑफिस को विजिट कर सकता है, किसी भी टाइम पे जा सकता है क्लाइंट के ऑफिस को विजिट करके और ऑडिटिंग अपने वर्क को परफॉर्म कर सकता है. नॉर्मली द विजिट इज गिवन टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग सिस्टम. किस लिए किया जाता है विजिट, अकाउंटिंग सिस्टम क्लाइंट कंपनी का समझने के लिए. टू इवेल्युएट द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल के सिस्टम को इवेल्युएशन करने के लिए, स्टॉक टेकिंग करने के लिए, मतलब स्टॉक रिकॉर्ड लेने के लिए. इट इज वेल एक्सेप्टेड दैट द ऑडिट कंस्टिट्यूट्स अ मोरल चेक ऑन द एम्प्लॉइज. इससे क्या होता है, ऑडिट एम्प्लॉय जो कंपनी में उनका मोरल चेक होता है कि भाई ये काम सही से कर रहा है कि नहीं. ऑडिटर्स का असिस्टेंट चला गया स्टॉक टेकिंग करने के, भाई आज मंथ एंड है, सारे स्टॉक, आपका स्टॉक रिकॉर्ड क्या है, ईयर एंडिंग है, स्टॉक रिकॉर्ड आपके पास क्या है, कैसे है, आप लोगों ने कैसे स्टॉक मेंटेन किया है. तो इससे एम्प्लॉय का भी मोरल चेक होता है कि एम्प्लॉय इज डूइंग देयर वर्क प्रॉपरली और नॉट. सो इट इज वेल एक्सेप्टेड दैट द ऑडिट कंस्टिट्यूट अ मोरल चेक ऑन द एम्प्लॉय ऑफ द क्लाइंट. Does have a deterrent effect and an element of the surprise com significantly can होगा ये. An element of surprise can significantly improve the effectiveness of an audit and therefore an element of surprise समझ में आता है क्या तुम लोगों को, क्या होता है, अरे भाई तुम लोगों को सरप्राइज नहीं समझ में आएगा, ऐसा हो सकता है क्या, तुम लोगों को तो सरप्राइज सबसे ज्यादा समझ में आता है, समझ में आया ना. तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट एंड देयरफॉर wherever practicable an element of surprise should be incorporated into the audit programs. ऑडिट प्रोग्राम्स में भी सरप्राइज को इनकॉर्पोरेट किया गया. यहां पर ऐसा क्यों सर, नो सर ऐसा क्यों सर, अच्छा ऐसा क्यों सर, हमें सरप्राइज नहीं पता है. ठीक है मैं बताता हूं भाई. हमने, आप क्लास में आए पढ़ने के लिए, हमने बोला देखो बच्चों बहुत हो गया पढ़ाई, आज तो आपको एग्जाम्स देना है, ए लो पेपर 30 मार्क्स का एग्जाम्स दो. इसको क्या बोलते हैं, सरप्राइज नहीं बोलते हैं क्या, बोलो. एग्जाम का शेड्यूल तो एकदम वैसा ही है, नेचुरल शेड्यूल है, बचपन से ऐसे ही आ रहा है शेड्यूल. मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूं, तब से यही शेड्यूल है. डेली एग्जाम्स होता है, डेली एग्जाम्स रहता है. और पहले ऐसा नहीं था, जब मैं पढ़ाई कर रहा था पहले एग्जाम का शेड्यूल कैसा था बताऊं, पहले हम लोग का पहले ग्रुप 1 का लगातार एग्जाम रहता था, फिर ग्रुप 2 का एग्जाम शुरू होता था. अभी तो बहुत अच्छा है, एक दिन ग्रुप 1 दूसरे दिन ग्रुप 2, एक दिन ग्रुप 1 दूसरे दिन ग्रुप 2. और इससे भी अच्छी बात है कि जो बच्चा एक ही ग्रुप देता है उसको गैप भी मिल जाता है. ठीक है भाई. टीचर्स डे के दिन तुम लोग भी कभी कभी सरप्राइज कर देता है, वो सब सरप्राइज है. ऑडिटर्स भी ऐसा करेगा क्लाइंट ऑफिस में, वो तो एक टाइम दे करके जाता है कि भाई हम जाने वाले हैं आपके ये सारे स्टॉक टेकिंग करने के लिए, आपका स्टॉक टेकिंग करने के लिए जा रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवेल्युएशन के लिए जा रहा है, अकाउंटिंग सिस्टम चेक करने के लिए जा रहा है. लेकिन अब वह क्या करेगा, सरप्राइज विजिट करेगा ऑडिटर्स. समझ में आया. यहां पे देखो, should be incorporated into the audit program. The council of the ICAI had made the following recommendation in this regard. देखिए, सरप्राइज चेक should be considered as a desirable part of each audit. सरप्राइज चेक सभी ऑडिट का डिजायरेबल पार्ट बन गया. सरप्राइज चेक हो सकता है. The frequency of surprise check may be determined by the auditor in the circumstances of each audit, but should normally be at least once in the course of an audit. सरप्राइज कभी भी ऑडिट कोर्स में हुआ एक बार सरप्राइज विजिट करेगा, सरप्राइज चेक करेगा. और फ्रीक्वेंसी ऑफ द सरप्राइज चेक में भी डिटरमाइंड बाय ऑडिटर डिटरमाइन करता है. द रिजल्ट ऑफ द सरप्राइज चेक शुड बी कम्युनिकेटेड टू द मैनेजमेंट इफ दे रिवील वीकनेस इन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. अगर ऑडिटर्स ने सरप्राइज चेक किया और उसमें कोई भी तरह के रिजल्ट्स, जो भी रिजल्ट्स होते हैं वह मैनेजमेंट को बताया जाता है. मैनेजमेंट मतलब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताया जाता है कि इसमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में क्या लूफल्स है, क्या प्रॉब्लम्स है. और एग्जिस्टेंस ऑफ द एरर एंड फ्रॉड, एनी टाइप ऑफ द एरर और फ्रॉड भी अगर एग्जिस्ट करते हैं तो सरप्राइज चेक से ऑडिटर इसको कैच करता है और फिर वो मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करता है इसके बारे में. द ऑडिटर शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द एडिक्वेट एक्शन इज टेकन बाय द मैनेजमेंट ऑन द मैटर कम्युनिकेटेड बाय हिम.
अगर 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 मान लो ऑडिटर्स ने मैनेजमेंट को बता दिया कि देखिए हमको एरर्स और फ्रॉड दिखाई दिया है, आपको हमने कम्युनिकेट भी कर दिया है क्योंकि हमने ये सरप्राइज चेक करके पकड़ा है इसको, और मैनेजमेंट इसके ऊपर एक्शन ले रहा है कि नहीं, मैनेजमेंट इसको ठीक करने के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी चेक करेगा, ऑडिटर सेटिस्फाई करेगा खुद को। मैनेजमेंट सोचा वो तो पता है हमारे वजह से तो एरर फ्रॉड हुए हैं, हम क्यों उसके ऊपर पर्दा डालेंगे, तो भाई पकड़ा जाएगा, फिर रिपोर्टिंग होगा उसके बारे में भी। ऑडिट एविडेंस देखिए बच्चों, ऑडिट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस क्या होता है? आर द सेट ऑफ फैक्ट्स एंड रीजंस which are accumulated during the audit process. Audit evidence. Audit evidence. Audit work कैसे होगा? Audit evidence are the set of the fact and reasons. Auditors भैया अपना जब रिपोर्ट बनाएंगे तो रिपोर्ट बनाने के लिए उनके पास कुछ ऑडिट एविडेंस होना पड़ेगा ना। ऑडिटिंग वर्क में किसी भी तरह के मैटर्स को कंक्लूजन तक जाने से पहले वह क्या करेंगे, उस एविडेंस मतलब डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन्ड बाय द क्लाइंट, उसका सारा वेरिफिकेशन करेगा। सो ऑडिट एविडेंस आर द सेट ऑफ द फैक्ट एंड द रीजंस व्हिच आर एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसेस। द फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑडिट कंक्लूजन्स। ऑडिट एविडेंस शुड बी रीजनेबल एंड सफिशिएंट होना चाहिए। ऑडिट एविडेंस क्या होना चाहिए? शुड बी रीजनेबल होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए। ऑडिट एविडेंस इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। एज वेल एज एक्सटर्नल एविडेंस आर मोर रिलायबल देन द एक्सटर्नल एविडेंस जो होता है ऑडिट एविडेंस, एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस जो होता है दैट इज मोर रिलायबल देन द इंटरनल एविडेंस। तो ये पॉइंट आप करेंगे। नीड ऑफ द ऑडिट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस की रिक्वायरमेंट क्यों है? ऑडिट एविडेंस जैसे हमने बोला ना, जैसे हमने बोला कि भाई अगर हमें बोल दिया गया कंपनी के क्लाइंट कंपनी की तरफ से कि हमारे फैक्ट्री में 25 मशीनरीज इंस्टॉल्ड है, 25 मशीनरी इंस्टॉल्ड है, तो भाई हम बोलेंगे कि भाई ये 25 मशीनरी आपके फैक्ट्री में जो इंस्टॉल्ड है इसे कब आपने परचेज किया था, कब आपने परचेज किया था, ये परचेज का हमें स्लिप दिखाइए, परचेज का स्लिप हमें दिखाइए, डॉक्यूमेंट उसका हमें शो कीजिए, और एज वेल एज किस रेट से आप डिप्रिसिएशन चार्ज करते हो इससे प्रीवियस बुक ऑफ अकाउंट से हम चेक कर सकते हैं। पार्टिकुलरली मिड में फैक्ट्री वेरिफिकेशन भी होता है, ऑडिटर्स के क्लाइंट ऑडिटर्स के जो असिस्टेंट होते हैं ये लोग करते हैं फैक्ट्री विजिट। तो इससे पता करना कि एसेट्स और लायबिलिटी जो गिवन डेट पे है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी चेकिंग करना ऑडिट एविडेंस की नीड है। एज वेल एज राइट एंड ऑब्लिगेशंस, right and obligations, that the assets is a right of the entity and the liability is an obligation of the entity at a given date। ये भी बताना भाई मेरे बच्चों, यहाँ पे हमें क्या बोला है, ऑडिट एविडेंस की रिक्वायरमेंट क्या। ऑडिट एविडेंस से हम बता सकते हैं कि हमारी क्या क्या एविडेंस हम बता सकते हैं, हमारी क्या क्या राइट है, हमारे क्या क्या ऑब्लिगेशन है, मतलब लाइबिलिटीज है हमारे। अकरेंस, अकरेंस नंबर पॉइंट, that the transaction or event took place which pertain to the entity during the relevant period। occurrence मेरे बच्चों, ऑडिट एविडेंस that a transactions or event took place which pertain the entity during the relevant period। टाइम पीरियड में कौन कौन से इवेंट्स अकरेंस हुए। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन, ट्रांजैक्शन और इवेंट टुक प्लेस which pertain the entity during the relevant period। relevant period मतलब करंट ईयर, टैक्स में सीखे हो relevant period भाई। तो कौन कौन सा ट्रांजैक्शंस इवेंट्स अकर्ड हुआ है ये ऑडिट एविडेंस में होना चाहिए। अगर हमने बोला कि प्रीवियस ईयर 21-22 में हमने एक मशीनरी परचेज किया था, बोल दे से खाली थोड़े हो जाएगा, हमें उसके लिए प्रूफ अकरेंस हुआ है तो भाई इसका प्रूफ दिखाओ, बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो भी हुए हैं। मेजरमेंट, that a transaction is recorded in the proper amount and revenue or expenses is allocated to the proper period। measurement, ऑडिट एविडेंस का नीड ये भी है ना, ऑडिट एविडेंस से वी कैन मेजर द टोटल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू और एज वेल एज द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करने के क्या क्या मेथड है। इंस्पेक्शन से ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया जा सकता है, ऑब्जर्वेशन से ऑब्टेन किया जा सकता है, कंप्यूटेशन से ऑडिट एविडेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द computation process, analytical review or as well as the inquiry and the confirmations।
And next point is, my dear students, audit report. Our next point is the audit report. ऑडिटर्स अपने सारे ऑडिट वर्क के बाद क्या प्रिपेयर करता है? ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। ये उसकी ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है कि उसे ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करना ही होगा। देखिए, इट इज अ मीडियम थ्रू विच एन ऑडिटर्स एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। ऑडिटर्स अपना ओपिनियन किसके थ्रू एक्सप्रेस करता है? भाई आप अच्छे पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, ये कहां पे एक्सप्रेस करोगे? घर वालों को बोलोगे मैं अपने क्लास में सबसे अच्छा पढ़ने वाला बच्चा या बच्ची हूं? किसको एक्सप्रेस करोगे? इसको एक्सप्रेस करने के लिए अपने इस ओपिनियन को जो तुम लोगों से बोलते हो कि आई एम अ गुड स्टूडेंट, ये कहां पे आप एक्सप्रेस करोगे? एग्जाम्स के कॉपी पे, एग्जाम्स के कॉपी पे। ऑडिटर्स भी अपना पूरा मेहनत करता है किसी भी कंपनी का ऑडिट, किसी भी कंपनी का एक्चुअल ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करने के लिए, कंपनी का ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करने के लिए ऑडिटर्स भी बहुत मेहनत करता है। बट ऑडिटर्स अपना जो ओपिनियन देता है उसके लिए मीडियम क्या ओपिनियन देने का? ऑडिट रिपोर्ट है। ऑडिट रिपोर्ट है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर ऑडिट। इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑडिट as it provides the result of the audit conducted by the auditor. Results of the audit conducted by the auditor. ऑडिटर ने जो ऑडिट वर्क परफॉर्म किया है, इसके रिजल्ट्स, ऑडिट वर्क के रिजल्ट्स के बारे में यह बताता है ऑडिट रिपोर्ट। इंपॉर्टेंस क्या ऑडिट रिपोर्ट की? ऑडिट रिपोर्ट इंडिकेट्स द रियल पोजीशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी। यही तो मेन कागज है ऑडिट रिपोर्ट, जो कंपनी का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है, फाइनेंशियल स्टेटस के रियल पोजीशन के बारे में बताता है, रियल पोजीशन के बारे में बताता है। इट इज यूज्ड बाय डिफरेंट पीपल एज अ रिलायबल डॉक्यूमेंट। हमारे पास अगर गुड ऑडिट रिपोर्ट है तो हम बैंकर को दे सकते हैं, अपने प्रोस्पेक्टस में हम इसको दे सकते हैं, शेयर होल्डर्स जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन्हें हम दे सकते हैं, डिबेंचर होल्डर्स जो फ्यूचर में हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रोस्पेक्टिव डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको। ये रिलायबल डॉक्यूमेंट है ऑन विच एनी पर्सन कैन रिलाई दैट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी इज गुड और नॉट, उसके ऊपर भरोसा कर सकता है। सो ऑडिट रिपोर्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने सारे शॉर्ट नोट्स आपको आज फिनिश किए, एंड आई होप सो कि मैं एक बार आपको मेन जो पॉइंट्स है एकदम टॉप में कि कौन कौन सा पॉइंट्स आज के क्लास में हमने कवर किया, मैं आपको दिखा देता हूं। और आज ही आप इसको बैठ करके ये सारे पॉइंट्स को, ये रहा, ये सारे पॉइंट्स को आज आप अपने शेड्यूल में शामिल कर कीजिए, और शेड्यूल में शामिल करके आज इस सारे नोट्स को पढ़ जाइए, 2 बार पढ़ने के बाद से इसको लिख डालिए आज का आज। तो आपका एक पार्ट, कुछ नंबर्स के प्रिपरेशन आज खत्म हो जाएंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो। आप आज बोलने का मतलब ये नहीं हुआ कि अभी करने लेके बैठ जाओ, विद इन 24 आवर्स आपकी ये टारगेट होनी चाहिए कंप्लीट करने की, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए अगले सेशन में फिर हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। इसके अहेड के जो टॉपिक्स हैं आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में, उसके साथ मिलेंगे। आज यहीं पे फिनिश करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।